जय हिंद। एक बार फिर से हम और आप जुड़ रहे हैं MQTC के सेट सॉल्यूशन 3 जनवरी में। ठीक है, आपका प्रश्न मैथ का स्टार्ट होता है 41 से, तो आप अपने सेट सामने रख लेंगे और प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है, एक विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो बताइए कि कितना हमें अंकित मूल्य करना चाहिए था। ठीक, अब ध्यान देंगे कि मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप क्रैमूल को तुरंत 100% मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपने क्रैमूल को 100% माना, आपको आपका हानि पता है कितना, 16%। क्रैमूल से हानि घटाइएगा, क्या आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि विक्रय मूल्य आपका कितना प्रतिशत में देखें तो 84%, और वो 84% कितने रुपए के बराबर दिया हुआ है, 1680 रुपए के बराबर। तो 1% का दाम कितना रुपया, 20 रुपया। अब बताइए 1% का दाम जब 20 रुपया निकला तो 100% होता है क्रय मूल्य, तो 100% का दाम कितना, 100% कितने के बराबर हो गया, 2000 रुपए के। कह रहा कि अंकित मूल्य कितना रखें कि उस अंकित मूल्य पर 8% का छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि अंकित मूल्य पर दिया हुआ छूट बराबर हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, तो मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य x है, x पे 8% का छूट दीजिएगा, यानी कि 92/100। ठीक है, तो अंकित मूल्य गुणे 92/100 बराबर आपको आपके क्रैमूल पर 15% का लाभ चाहिए। क्रैमूल कितना है, 2000 रुपया, तो 2000 का 115/100 ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो अंकित मूल्य का मान आ जाएगा 2500 रुपए, जो कि यहां मैंने करा हुआ है, तो कर लेंगे आप। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि संख्या 141 61 का वर्गमूल कितना है। तो यहां मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया, उम्मीद भी है कि आपको वर्गमूल आता भी होगा। कोई वर्गमूल की संख्या दी हो तो लास्ट इधर जो इकाई अंक जिधर से शुरू होता है, इधर से 2-2 का पेयर ले लेते हैं, जो लास्ट में बच जाता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर सीरियली यहां मैंने किया हुआ है। तो आप इसका देखेंगे आंसर 119 आएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है, कोण का मान बताइए। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा, आप कह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पहले ये समझेंगे कि संपूरक कोण और पूरक कोण होता क्या। तो जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक, और जब दो कोणों के योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी कोई दो भुजा का सम अगर 90 डिग्री हो, जैसे ये 45 और इसका एंगल 45, ठीक, तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, पूरा, या फिर उतना भी नहीं देखना तो ऐसे देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि दो कोण का योग 180 डिग्री, तो ये एक लाइन हो गया, ये एंगल मान लीजिए 75 है तो ये 105 डिग्री, इसका क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। ठीक, अब एक बात यहां से ध्यान देंगे आप कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोण का संपूरक, यानी कि संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक, अब इसका देखें उसके पूरक कोण के 3 गुना, तो यहां मैंने थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो कोणों का योग कितना हो जाता है, 100। दो कोणों का योग अगर 90 हो तो वो एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। तो मैंने ले लिया पूरक कोण कितना, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा। ठीक, कह रहा है कि उस पूरक कोण का अगर आप 3 गुना कर दीजिए, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो कह रहा है कि जितना ये आया अगर इससे 15 ज्यादा कर दें और इसी में 15 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा संपूरक कोण। अब दो कोणों का योग 180 डिग्री तो वो हुआ संपूरक कोण। तो बताइए कि एक दूसरे का संपूरक क्या होगा, अगर एक थीटा तो दूसरा कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां मैंने वो एंगल रख दिया। जब आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52.5। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 44 है कि 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 निम्न में से किस संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक, तो एक बात ध्यान देंगे आप कि हमने पहले करा क्या है
कि दोनों को एक ही फॉर्मेट में यहाँ रखने का प्रयास करा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 41 रख दिया। फिर मैंने क्या किया कि 7 के पावर 82 को मैंने 7 के स्क्वायर के पावर 41 कर दिया, क्योंकि उसको आप गुणा कीजिएगा तो 82 आ जाएगा। अब 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, तो 3 के पावर 41 प्लस 49 के पावर 41 हमारे पास अभी है। अब यहां से ध्यान दीजिए कि हमने इनके ऊपर पावर एक एक रख के देखा, तो पावर एक एक रख के देखा तो आएगा 52। फिर हम अपने ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में हमारे था 10, 4, 3 और 26। 26 से तो ये कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 10 और 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया 3 का पावर 2 किया और 49 के पावर भी 2 किया, तो 3 का पावर 2 9 हो जाएगा और 49 का पावर हो जाएगा 2401। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2410, यानी कि अभी ये किससे किससे कटेगा। तो अब तक हम लोग 2 को तो देख ही चुके थे, किसको किसको, कि 26 और 4 कट जा रहा था, यानी कि ये संख्या कहीं ना कहीं 26 और 4 से तो कटेगी। बाकी कौन कौन बचे थे 10 और 3, ये संख्या 10 से कट जा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा ना पिछला संख्या 3 से कटा, न ये संख्या 3 से कट रहा है। अगर आपको चेक करना होगा तो पावर क्यूब कीजिएगा, 49 का पावर भी क्यूब कीजिएगा, आगे करके देखिएगा तो आपको मिलेगा कि वो संख्या 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये संख्या 10, 4 और 26 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:4:3 में है। ठीक है, यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपए है तो हर प्रकार के सिक्के की संख्या क्या है। ध्यान देंगे कि आपको एक काम करना होगा, या तो सभी को पैसे में बदल लीजिए, इधर रुपया जो दिया हो उसको भी पैसे में बदल दीजिए, या फिर जो पैसे दिए हुए उनको रुपए के अनुपात में लिख लीजिए। ठीक, तो 50 पैसे को हम 1/2 लिख सकते हैं रुपया में। 50 पैसे को 1/2 रुपया लिख सकते हैं। जैसे देखिए 50 पैसा और रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं तो 1/2 आ जा रहा है। तो हमने 50 पैसे को लिख लिया 1/2। उसी तरह से 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। 10 पैसे को क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक, और यहां पे जो मैंने 5x, 4x, 3x लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमको ये पैसे जैसे 1/2 रुपया जो हमारा है वो किस अनुपात में मिला है 5 के अनुपात में, तो गुणे 5 हो गया। उसी तरह से 25 पैसे किस अनुपात में मिला है 4, तो गुणे 1/4 हो गया। और 10 पैसे 3 के अनुपात में, तो 3 गुणे 1/10। अब x कहां से, तो अनुपात में, इसलिए x का टर्म मैंने रख लिया यहां से, तो यही वाला यहां मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और आप भी जब प्रश्न में लिखें तो डायरेक्ट ये टर्म लिखें। अब देखिए ये भी रुपया है, ये भी रुपया, ये भी रुपया, और ये टोटल रुपया 171 के बराबर हो रहे हैं, तो यहां पर मैंने वही 171 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका रुपया है। अब जब आप इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 45, x का मान कितना आ जाएगा 45। ठीक है, और जब x का मान 45 आ गया तो कह रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक, तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे 5x थे, तो 5 गुणे x, यानी x का मान 45 गुणे 5 225 थे 50 पैसे वाले। और इसके बाद 25 पैसे वाले कितने थे, तो 4 गुणे 45, क्योंकि 4x वहां था। ठीक, जो ऊपर आपको ये टर्म दिख रहे हैं 4x, 5x और 3x, इन्हीं में तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप करेंगे तो 225, 180 और 135 ये सिक्कों की संख्या मिलेगी। ये रुपए नहीं है, क्योंकि रुपए तो टोटल कितने हो रहे थे 171 हो रहे थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। दे रहा क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ हो तो साइन के पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 5 थीटा का मान कितना होगा। हमने ऐसे प्रश्न में पहले भी आपको बोला है कि ये जो प्रश्न है इनमें आप वैल्यू पुट करने का प्रयास करें, तो आपको पता होगा कि साइन 90 और कॉस 90 दोनों का वैल्यू 1 1 होता है, और जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 1। अब देखिए यहां भी मैंने थीटा का मान 90 ही रखा है। 1 का पावर कितना भी कीजिएगा, 1 का पावर 5 कीजिए, 10 कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो कितना आएगा 1 का पावर 5 कर लीजिए, यहां भी 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। प्रश्न है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, शांत जल में उसकी गति क्या होगी। तो हमने आपको बताया है पहले भी कि धारा के विपरीत और धारा की दिशा में दोनों जोड़ करके और उसका औसत निकाल दीजिए।
जो आएगा वही शांत जल में नाव की चाल होगा। तो 14 और 9 को जोड़ा मैंने 23 आया, और 23 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 11.5 आ जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने ये भी कहा था कि जो धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल जो चाल दिए हुए उन दोनों को घटा करके और बाई 2 कर दीजिए, छोटे वाले में वो चीज जोड़ दीजिएगा। क्योंकि एक बात तो आप इतना समझ ही रहे होंगे कि जब नाव और धारा है और नाव आगे की तरफ बढ़ रहा है तो धारा का स्पीड कम रहा होगा, ठीक। तो उस तरीके से भी मैंने आपको एक ट्रिक जनरली, लेकिन ये ज्यादा इजी है आपके लिए, तो यही आप कर लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 48 में। साधारण भिन्न में परिवर्तन करें। भिन्न क्या है? 4 दशमलव, ऐसे है आपका भिन्न, ये है आपका भिन्न दिया हुआ है, यही आपका भिन्न है। 4.1 और 2 के पावर रिकरिंग है, ठीक है। तो यहां से ध्यान देंगे कि ऐसे प्रश्न में करते क्या है, इसको एज इट इज पूरा का पूरा लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कुछ नहीं है, ना पॉइंट है, ना बार है, ना रिकरिंग, कुछ नहीं है, तो 412 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि जिस पे बार दिया हुआ है या रिकरिंग जिस पे दिया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी जो संख्या बच रही है वो क्या बच रही है? 41। 41 को इसमें से घटा दीजिएगा। बट्टे में 90 कैसे लिखा हमने, ये भी ध्यान देंगे कि जितने पे रिकरिंग, जितने पे ये लाइन ऊपर वाला बार या रिकरिंग जो भी आप कहते हो अपने सहूलियत से, ठीक, जितने पे दिया हुआ उतने के बदले 9, तो सिर्फ 2 पे दिया है इसलिए 1 9 हमने लिख लिया, ठीक है। और दशमलव के बाद जितना अंक है, तो रिकरिंग वाला तो गिनेंगे नहीं क्योंकि उसी के बदले हमने 9 लिख लिया, ठीक। 1 अंक है तो वही एक 0 हमने यहां लिख लिया, तो 90 हो गया, ठीक। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 371/90। इसको जब और कैलकुलेट कीजिएगा छोटे फॉर्म में तो 4.11/90 आएगा। अब चाहे तो आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि आपने बनाया जो वो सही है या गलत है, ठीक। तो मान लीजिए कि इतना बराबर है x, ये टर्म इसी तरह से आप लिखेंगे क्योंकि रिकरिंग मतलब वही चीज बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक ना। हमने उसी को यहां पे x = इतना आपको दिखाया। फिर ये हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया कि 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 10 से मल्टीप्लाई किए, और क्यों किया ये मैं आपको लास्ट में यहां बताऊंगा, ठीक। 10 से जब आप मल्टीप्लाई किए तो 1 दशमलव और इधर खिसक गया, ठीक। इसके बाद हमने फिर एक बार और एक 0 बढ़ाया, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 412.2222 रिपीट करने लगा। यानी कि मैं यहां इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा था क्योंकि यहां जो अंकों का रिपीटिशन है वो दशमलव के बाद सेम हो जाए। सेम होने का फायदा क्या है ये मैं आपको अभी नीचे बताता हूं, ठीक। अब आप यहां से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन जैसे मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 2 और नीचे वाले को मान लिया इक्वेशन 3, अगर इन दोनों को घटाइएगा तो 100 से 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। अब देखिए इधर वाले जो दशमलव हैं वो बराबर हैं, ऊपर वाले में 2 2 2 2, नीचे वाले में भी, ये तो पूरे कट जाएंगे। तो अब घटाइएगा तो कितना आएगा? 371। और मैं इसीलिए यहां पर एक बार 10 से गुणा किया और एक बार 100 से गुणा किया ताकि इधर वाले जो डिजिट हैं वो आसानी से कट जाए, ठीक। अब बताइए आप कि 371 और यहां से x में 90 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 90 आ गया आपका 371/90 जो यहां आया था। मतलब कि जो हमने बनाया वो सही है। तो आप चाहे तो इन फ्यूचर जब आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 49। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? P को एक कार्य करने में 10 दिन और Q को वही काम करने में 24 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि R की मदद से वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बदले में उन लोगों को पारिश्रमिक कितना मिलता है? 1000 रुपया प्राप्त होता है। तो P का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए पहले हमको करना क्या होगा, टोटल काम निकालना होगा। तो P अकेले करता है तो 10 दिन लेता है, Q अकेले करता है तो 24 दिन लेता है, और PQR तीनों मिलकर करते हैं तो 6 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। इनका एलसीएम यानी जो ये दिन दिया हुआ है, इस दिन का एलसीएम अगर आप ले लीजिएगा 10, 24 और 6 का तो कितना आएगा? 120, ठीक है। और 120 जो आपका एलसीएम है यही काम माना जाता है टोटल काम। अब बताइए कि 10 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में 12 काम हो रहा होगा, कंफर्म है। उसी तरह से 24 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम? 5 काम। और अगर 6 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम? 20 काम। तो ये जो मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं ना हमेशा, ये एक दिन का काम होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि
पी का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा? पी का हिस्सा। एक बात आप मुझे बताएंगे कि तीनों मिल करके कितना एक दिन में काम करते हैं? 20। उसमें से अकेले पी का काम कितना है? 12। यहां आप देख रहे हैं, ठीक। तो 20 काम के लिए अगर उनको 1000 रुपया मिलता है और अकेले 12 काम जो कर रहे हैं, तो एक काम का मैंने निकाल दिया, तो 1000 बटे 20 और गुणे 12, तो 600 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 50। ठीक। और मैंने आपको हर सेट में 1-2 प्रश्न छोड़ता हूं, जानबूझ के छोड़ता हूं कि आप मुझे पता भी तो चले कि आप देखते हैं या फिर यूं ही बस वीडियो बन रहा है। तो बहुत सारे लोग, लगभग 40 से 45 लड़के ऐसे हैं जो इस समय प्रतिदिन जो क्वेश्चन छोड़ते हैं उस क्वेश्चन को फोटो लेकर के मुझे भेजते हैं। ठीक। और मैं उन सभी को जवाब दे रहा हूं। उसमें से एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो ये कह सके कि नहीं मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। तो आप भी इस सीरीज से जुड़िए, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए उसी प्रश्न से संबंधित, या फिर और भी जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आते, या फिर आप घर पे जो प्रश्न बनाते और आपसे नहीं बनते, तो वो भी प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 की तरफ। अगला प्रश्न है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए, इस प्रश्न को समझने का मतलब क्या है कि दुगनी हो जाएगी, मतलब क्या? 2400 रुपए हो जाएगी। यानी कि जब वो हमें लौटाएगा तो 2400 रुपए लौटाएगा। इसका मतलब क्या? 1200 रुपए जो मैंने दिया था वो लौटाएगा और 1200 रुपए पे 1200 का ब्याज दे रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारा साधारण ब्याज 1200 रुपए, ठीक। मूलधन भी हमारा 1200 है। समय हमको नहीं पता है, दर हमें पता है, ठीक है। कितना? 4%। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। वही मैंने ट्राई किया और ट्राई किया तो टी इज इक्वल टू कितना परसेंट आ गया? टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 वर्ष। यानी कि 25 वर्ष में हमारा जो राशि है वो दुगना हो जाएगा। यानी कि जितना हम पैसा दिए उतना हमको ब्याज मिल जाएगा। ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 52 की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हमें एक समीकरण दिया हुआ kx² - 12x + 9 बराबर 0, ठीक। और कहा जा रहा है कि इसके मूल जो है वो बराबर है। क्या है? मूल जो है वो बराबर है। तो की का मान हमसे पूछा गया। ध्यान देंगे कि मूल में आपको 3 तरह के कंडीशंस मिलते हैं। यहां मैंने वही बगल में लिख रखा है, ठीक, कि डी जो है वो आपका 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बराबर करके दिया हो, तो आप ये वाले टर्म्स में आएंगे। ठीक। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये डी है क्या? तो आप जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक। एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि डी इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक। तो यहां से b का वैल्यू आप रख लेंगे, एक का वैल्यू रख लेंगे और c का वैल्यू रख लेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए इसी फॉर्मूले पे यहां मैंने वैल्यू रखा है और d का वैल्यू आप 0 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आपके काय के मूल 0 के बराबर है, ठीक। तो d की जगह पे 0 रखा, b की जगह पे 12 नहीं -12 है ये, ठीक। तो आप क्या रखेंगे? -12 रख लेंगे। तो -12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 हो जाएगा। और 4ac, तो 4a की जगह पे क्या दिया? k दिया हुआ है, क्योंकि आपका समीकरण कैसा होता है देख लीजिए, ऐसा होता है ax² + -bx और +c होता है। यही आपका समीकरण है। देखिए तो इससे मिलाइए तो ऐसा ही दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। तो आप a का वैल्यू k रख लिए और c का वैल्यू 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 9 आपने रख लिया। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो k बराबर आ जाएगा आपका 4 और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 की तरफ, ठीक है। तो अगला प्रश्न संख्या 53 क्या दिया हुआ है कि 305 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 के बराबर हो। तो तीसरे का हिस्सा पूछा गया इसमें, ठीक है। अब देखिए मैंने एक प्रश्न पहले भी आया था आपको, ठीक। तो मैंने बताया था उसमें 1/5 1/ ऐसे करके पूछा था, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको इस तरह के प्रश्न में करने का, अगर आप जल्दी चाहते हैं कि मतलब कम कैलकुलेशन में बनाए, तो डायरेक्ट जो डेटा दिया हुआ है, ठीक, उस डेटा को पलट दीजिए। जैसे क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि 3/7, पहले का 3/7, तो उसको आप उलट के 7/3 लिख दीजिए। दूसरे का बोला है कि 3/2, पलट के लिख लीजिए 2/3, ठीक है। तीसरे का कितना बोला है?
4/5 पलट के तुरंत लिख दीजिए उसको 5/4। अब ये आपके जो है वो नंबर पता चल गए, ठीक है। और ये टोटल कितने के बराबर है? 305 के। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 61, x बराबर नीचे ये एलसीएम लीजिएगा, 3 2 4 का तो 12 हो जाएगा, ठीक। और x बराबर आ जाएगा 60। लेकिन हमको x नहीं बताना था, हमको बताना है c का हिस्सा कितना है। तो c कितना है? 5/4x। कितना है? 5/4x। तो 5/4 और x की जब 60 का गुणा कीजिएगा आ जाएगा आपका आंसर 75, ठीक है। बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 54 की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमें 3 त्रिभुज हैं, ठीक है, और उनके तीनों के जो भुजाओं के वैल्यू हैं वो किस चीज में दिए हुए हैं? जो उनके निर्देशांक हैं वो कोऑर्डिनेट में दिए हुए हैं, जैसे 4,1, 1,1 और 3,5। तो पूछा गया कि इस निर्देशांक से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले इस निर्देशांक के माध्यम से, ये निर्देशांक होता क्या है? तो ध्यान देंगे कि ऐसे एक आपने कभी ग्राफ भी बनाया होगा बचपन में, 2 डायमेंशनल ग्राफ जिसे कहा जाता है, ठीक। इसमें आप एक को y मान लेते हैं और एक को x मान लेते हैं। अगर मैं कहूं 4,5 अगर कहूं तो आप ये समझते हैं ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, यानी x पर हमने 4 चला है, y पर हमने 5 चला है, यहां का यहाँ पॉइंट 1 मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है यही बताता है कि आपने x की दिशा में 4 चला है और y की दिशा में 5 चला है, ठीक। तो इस तरह का निर्देशांक आपने बनाया होगा बचपन में। अब देखिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे त्रिभुज में। हमने तीनों शीर्षों पे जो तीनों बिंदु हैं इन पे मैंने इसका निर्देशांक ऐसे ही रेखांकित कर दिया एक फिगर के माध्यम से। लेकिन हमको अगर त्रिभुज बताना है कि कैसा है तो उसकी भुजा पता होनी चाहिए। मैंने एक भुजा मान लिया एक, दूसरी भुजा बी लिख दिया, तीसरी भुजा सी लिख दिया, मैंने ऐसे ही। लेकिन इसका जब तक वैल्यू नहीं पता होगा हमें, हम कैसे बताएंगे ये त्रिभुज कैसा है? क्योंकि भुजाओं को देख के बताया जा सकता है कि समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, ठीक। तो अब देखिए कि निर्देशांक के माध्यम से भुजा कैसे निकाला जा सकता है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले दिन में मैंने बताया था, अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जा सकती है अगर उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ अर्थात निर्देशांक दिया हुआ हो। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पक्का आपको ध्यान पे होगा, ठीक। हम कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? एक्स वाई, x, y। एक का वैल्यू x का होता है, दूसरा y का होता है। तो यहां मैंने एक को मान लिया एक्स वाई, दूसरा x1 y1, तीसरा x2 y2, क्योंकि तीनों का नाम अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक। फॉर्मूला सेम है तीनों जगह पे। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले लाइन का हमें निकालना है, तो इस वाले लाइन का हमें निकालना है तो x1 माइनस x2, ये हो गया xy, ये हो गया x1 y1, तो x1 माइनस y1। तो यहां से आप दोनों में किसी एक टर्म को घटा दे, जैसे 4 माइनस 1 मैंने किया, ठीक। क्योंकि पहला वाला x का टर्म होता है, दूसरा वाला y का, पहला वाला x का, दूसरा वाला y का। तो 4 माइनस x का स्क्वायर फॉर्मूले पे रख दिया, प्लस दूसरा y माइनस y, तो y 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो उस तरह से a का वैल्यू हमारा मानी इस साइड का आ गया 3। उसी तरह से जब आप देखिएगा अगले साइड का भी, तो दूसरा साइड मैंने ले लिया ये वाला, सपोज कीजिए ये, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा? पहले x आता है, पहले x आता है तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, और उसी तरह से बाद में y आता है, बाद में y आता है 5 माइनस x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2√5 आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ठीक। तो पहले आता है x, पहले आता है x, तो 3 माइनस 4 का, ठीक, और फिर 5 माइनस x का, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो यहां आ जाएगा 17। यानी एक भुजा का वैल्यू 3, दूसरे भुजा 2√5, तीसरे भुजा √17, यानी तीनों भुजाओं की वैल्यू अलग अलग आई। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो त्रिभुज है वो विषमबाहु है। अगर तीनों भुजा का सेम आ जाता तो समबाहु हो जाता, दो भुजा का सेम आता तो समद्विबाहु हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। मुझे लगता है कि 55 प्रश्न संख्या आप सभी बना सकते हैं। 20 माइनस 25 माइनस √3, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अगर आपसे नहीं बनेगा तो भी मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप से ही, मुझे लगता है बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करने का प्रयास नहीं किया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 में। अगला प्रश्न है कि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या, कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a
इंटू 10b, और हमसे 1075 का मान पूछा गया है। तो एक बात बताइए, ये 1075 को आप तोड़ सकते हैं 1045 और 1030 के टर्म में, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 75 आ जाएगा। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हम इसको तो 90 माइनस 15 भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने को तो तोड़ सकते हैं बाबू, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला भी लगा लीजिएगा, 10a माइनस b का। लेकिन दिक्कत क्या कि आपको 15 डिग्री का वैल्यू पता है? नहीं पता है। ठीक, तो आप ज्यादा होशियार नहीं बनेंगे और यहां से 1045 और 1030 में ही तोड़ लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू आपको इजीली याद होता है। फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले पे पुट कर देना है, 1045 प्लस 1030 बटा 1 माइनस 1045 इंटू 1030। 1045 का वैल्यू होता है 1 और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, लेकिन ये तो आंसर में देगा ही नहीं। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके नीचे यानी हर में रूट मिलता है तो कोशिश कीजिए परमयीकरण करने का। परमयीकरण करने का तरीका क्या है, नीचे वाला ही टर्म उठा करके ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, बस साइन चेंज कर दिया जाता है। उसका क्या किया जाता है? साइन चेंज कर दिया जाता है। जैसे √3 माइनस 1 दिया हुआ है तो हम √3 प्लस 1 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जब कीजिएगा तो एक फॉर्मेट बन जाएगा a माइनस बी और दूसरा बन जाएगा a प्लस बी। गुणा कीजिएगा अगर दोनों को तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 1 का कीजिएगा 1। तो ये कट के नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है। देखिए कैसे, ये 3 माइनस 1 2, अब नीचे 2 आ गया तो हमारा टेंशन ही खत्म हो गया। उसी तरीके से ऊपर क्या था, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, दोनों एक ही है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही किया, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1। तो यहां आ गया, अगर ऊपर वाला अगर आप जोड़ रहे होंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 2√3। ठीक है, अब जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एक बात बताइए, 4 प्लस 2√3 से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लिए, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3, और ये ऑप्शन में है। तो आपको इतना तक करना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है 57, यदि आंकड़ों के प्रेक्षणों का बहुलक 15 और माध्य 6 है तो माध्यिका क्या होगी? हमने ये प्रश्न एक बार पहले भी आपको बताया कि बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक का वैल्यू 15 दिया हुआ है, माध्यिका हमसे पूछा गया, माध्य 6 दिया हुआ है। कैलकुलेट कीजिए, माध्यिका आ जाएगा आपका 9। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। अगला प्रश्न है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर और 60 मीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन फलक कितना है? यानी कि हमसे कहीं ना कहीं LBH का वैल्यू पूछा है, क्योंकि जब तक LBH नहीं पता होगा हम घनाभ के आयतन का फॉर्मूला कहां से लगाएंगे? लेंथ ब्रेथ हाइट पता होना चाहिए ना। हमको दिया क्या है कि L इंटू बी का वैल्यू 30 दिया है, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो घनाभ के संलग्न फलक है, ठीक, उनका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घनाभ के जो संलग्न पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो क्या बनेगा? या वो आयत बनेगा। ठीक, आपको इतना तो पता ही होगा, अगर वो घन रहता है तो वर्ग बनता और ऐसे है तो आयत बनेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L इंटू बी 30 दिया। अब देखिए कहीं कहीं चौड़ाई और हाइट हो जाएगा, वहां लंबाई कंसीडर होगा तो वो B इंटू एच हो जाएगा, उसी तरह से L इंटू एच हो जाएगा। और ये हमें दिया हुआ है 30, 50, 60। ठीक, अब एक बात बताइए कि हमको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, L गुणे बी दिया हुआ, B गुणे एच दिया हुआ है, L गुणे एच दिया हुआ, हमको अकेले अकेले दिया ही नहीं है, जबकि हमें चाहिए ये अकेले अकेले। ठीक, तो हम इनको अकेले अकेले लाने के लिए क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी में से B हट जाए तो L बच जाएगा। उसी तरीके से हमने देखिए क्या किया, इक्वेशन 1 2 3 हमने मान लिया। ठीक, 1 और 2 को डिवाइड करा दिया। तो जब 1 और 2 को डिवाइड हम कराएंगे तो इसमें कॉमन क्या है? B है, B है, डिवाइड हुआ तो B कट गया, वेरी गुड। और यहां से जब ये डिवाइड हुआ तो 0 0 कैंसिल, यानी L और H का रेशियो कितना मिल गया? 3:5 अलग अलग मिलने लगा। अब हमको कोई B बता देता तो L अलग मिल गया, B H अलग मिल गया, हमको B पता करना है। अब हमने क्या किया कि देखा कि ऐसा हमको हो कि B वाला वैल्यू मिले। ठीक, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और 3 ले लिया। जब 2 और 3 लिया तो H और H कैंसिल हो गया, L और B का रेशियो मिल गया। ठीक, L और B का रेशियो मिल गया। अब हमने क्या किया, आपको मैंने इक्वेशन बैलेंस करना बताया है। जैसे L और H मिल गया ना आपको, देखिए तो L और H मिल गया था 3:5।
ठीक, और आपको फिर मिला हुआ है L और B। L मिला हुआ है 6 और B मिला हुआ है 5। इक्वेशन बैलेंस के लिए यहां चूंकि देखिए एक ही वैल्यू दो जगह अलग अलग मिल रहा है, किसका, L का, तो हमको L को बैलेंस करना होगा। L को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का मान ऊपर वाले में, ऊपर वाले का मान नीचे वाले में। या फिर एक बात बताइए कि अगर ऊपर वाले में हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, नीचे भी 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो 5:6:10, ठीक, ये हो गया L का वैल्यू, ये हो गया B का वैल्यू, ये हो गया H का वैल्यू। ठीक, अब L B H अलग अलग मिल गया 5:6:10 के अनुपात में, बिल्कुल मिल गया। अब आयतन निकाल लीजिए, तो आयतन आपका कितना हो जाएगा, 5×6×10, आंसर हो जाएगा 300। ठीक, और यूनिट क्या होगा, मीटर क्यू, स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। 59, प्रश्न संख्या 59 क्या है, 59 है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 हैं, तो लड़कियों के औसत अंक 82 हैं। पूरी क्लास का औसत अंक कितना होगा। अब बताइए पूरे क्लास में हैं कितने लोग, तो 4:5 में, यानी टोटल लड़का और लड़की जोड़ दे तो टोटल पता चल जाएगा, बिल्कुल। तो 4 और 5 को जोड़ देंगे यानी 9x, टोटल लोग कितने हैं 9x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 5। ठीक है, अब क्या रहा है कि अब एक बात बताइए कि लड़कों का औसत अंक दिया हुआ है 75, तो लड़कों की संख्या कितनी है 4x। ठीक, तो 4x यानी कि x का वैल्यू तो हमको मिला हुआ है 5, तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20 लड़कों की संख्या है। ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितना है, तो 5x यानी 5×5 25। ठीक, अब एक बात बताइए कि पूरे क्लास का औसत पूछा है। देखिए औसत आप यहां से दो तरीके से बना सकते हैं। एक, कुछ लोग क्या करेंगे कि 20×75 प्लस 25×82 करेंगे, ठीक है, और बटे में 45 कर देंगे। एक तो ऐसे बनाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा 78.9। ठीक, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझिए कि अगर लड़के और लड़कियों का औसत बराबर होता तो कितना मजा आता, कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो इसमें करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जिसका औसत कम है उसके औसत को चुपचाप लिख लीजिए। लड़कों का औसत कम है 75 है, हमने 75 लिख दिया, प्लस अब देखिए लड़कियों का औसत कितना ज्यादा है 7, क्योंकि 82 है। कितनी लड़कियां हैं जो औसत बढ़ा रही हैं, तो 25, तो 25, लेकिन ये औसत किसका बढ़ा रही है, तो सबका बढ़ा रही है, और सब कितने हैं 45, कितने हैं 45, यानी पूरे क्लास में कितने लोग हैं 45, तो इसी के बटे में 45 कर दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। ठीक, क्योंकि अब इतना छोटा सा वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर टोटल जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा 78.9। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 के तरफ। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी ए 5 AM पर स्टेशन X से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन Y पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन B 6:30 AM पे यानी 6:30 पे सुबह में स्टेशन Y से निकलती है और 10 बजे स्टेशन X पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलती हैं। अब एक बात यहां से बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि ये प्रश्न आपके लिए एकदम कैलकुलेटिव नहीं होगा, बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे कैसे, इसलिए क्योंकि दोनों एक ही स्टेशन के बीच चलते हैं। ए जाता है Y के पास और Y स्टेशन पे, और B आता है X स्टेशन पे, यानी A X से चल के Y पे पहुंचता है, जबकि B Y से चल के X पे पहुंचता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी तो सेम हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कि ये कितना घंटा चलता है, तो ये 4 घंटा में ये जर्नी पूरा करता है X Y के बीच का, जबकि B 3.5 घंटा यानी 3 घंटे 30 मिनट में, ठीक है, ये जर्नी पूरा करता है। तो ऑब्वियसली B की स्पीड ज्यादा रही होगी, क्योंकि एक ही दूरी तय करने में एक को कम समय लगे और एक को ज्यादा समय लगे। तो जिसको ज्यादा समय लग रहा है उसका स्पीड धीरे है, जिसका कम समय लग रहा है उसका स्पीड तेज है। इतनी बात तो आपको भी समझ में आती होगी। ठीक, अब एक बात बताइए कि आप चाल निकाल पाएंगे, समय के हिसाब से चाल निकाल लीजिएगा। अगर थोड़ा सा स्मार्ट माइंड लगाइएगा ना तो आप चाल निकाल सकते हैं। चाल होता क्या है, ठीक, तो समय का इनवर्स ही चाल है। ठीक है, समय का इनवर्स ही चाल है। कैसे, तो
ध्यान देंगे कि एक को लग रहा है 4 घंटे और एक को लग रहा है 7/2 घंटे। ठीक, तो ये जो है इसको कम समय लग रहा है और इसको ज्यादा समय लग रहा है। इन दोनों का छोटे तौर पे अगर समझें तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऊपर वाले का ही निकलता है, आपको ये बात पता है, 28, नीचे वाले को इग्नोर मार दीजिए। ठीक, तो यहां से आप पाएंगे कि 4 से 28 में भाग दीजिएगा 7 और 7/2 से 28 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 8। ठीक, यानी कि चाल आपने निकाल लिया 7 और 8, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताएं आप कि चाल का एलसीएम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो चाल का एलसीएम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, तो यहां पे टोटल डिस्टेंस की जगह पे आप यहां पे 56 बना लीजिएगा। ठीक, क्योंकि 7 और 8 का एलसीएम जो है 56 हो जाएगा। वैसे आप अगर जल्दीबाजी में ये करना भूल भी जाए, 28 भी अगर आप लिखें तो भी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां डिस्टेंस मैटर ही नहीं करेगा। ठीक, यहां पे डिस्टेंस मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि हमको आंसर किसके टर्म में पूछा है? समय के टर्म में। तो अगर जितना दूरी जाने में 28 लगेगा उसका दुगना जाने में वो लगेगा। ठीक, तो एक बात यहां से ध्यान देंगे आप कि हमने यहाँ पे इसीलिए समय का ही रेशियो रहने दिया 28, क्योंकि डेटा जितना छोटा रहे उतना ही आसान हो जाता है। ठीक, अगर आप 56 भी करके बनाते हैं तो भी वही आएगा। अब एक बात पे देखिए कि एक सुबह 5 बजे चल देता है और एक सुबह 6:30 बजे चलता है। ठीक, तो औसत चाल निकालने के लिए दोनों का पॉइंट हमको पहले सेम करना पड़ेगा। तो हमने इसको 5 बजे सुबह चला, 6:30 बजे तक हम पता करेंगे कितना दूर पहुंच गया होगा। तो हमको पता चला कि ये 1 घंटे में 7 चलने की क्षमता रखता है। कितना चलने की क्षमता रखता है? 7। कितना? 7। ठीक, यानी जितना यूनिट चलना है उसमें 7 यूनिट ये चल लिया। 1.5 घंटे में कितना? तो 10.5। हमने मान लिया कि 28 किलोमीटर अगर टोटल डिस्टेंस था तो 10.5 किलोमीटर तो ये चल लिया। अब जब ये 10.5 किलोमीटर चल चुका था, कौन? ए, एक्स स्टेशन से। ठीक, तब बी चलना शुरू कर रहा है वाई स्टेशन से, यानी कि इनके बीच जो मिलन बिंदु होगा वो इसी के बीच में कहीं होगा, 6:30 से यहां वाई के बीच में। ठीक, तो इसी बीच में कहीं इनका मिलन बिंदु होगा जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं। ठीक, अब बताइए कि इसी बीच में कहीं मिलन बिंदु होगा तो औसत निकालना पड़ेगा ना, दोनों को स्पीड का औसत निकाल के ही पता किया जा सकता है। तो अब बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस था 28, 10.5 तो चल लिया तो बचा कितना? कितना बचा? 17.5। और दोनों के स्पीड को इस स्थिति में क्या करते हैं? हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ट्रेन वाले में भी आप देखते थे, दोनों जब डिस्टेंस कवर करते थे तो क्या कर देते? दोनों को जोड़ देते थे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक का स्पीड 7 है, एक का स्पीड 8 है। अब जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो यहां 17.5/15। अब यहां से 10 जब उड़ाइएगा तो यहां गुणे 10 लिखेंगे ना। अब आप ये 150 हो गया, ये 175 हो गया। कैलकुलेट कीजिएगा तो 7/6 आएगा, यानी 6 से एक बार में चला गया, यानी 1 घंटा तो लगा। यानी ये 1 घंटे बाद मिले होंगे एक दूसरे से, यानी 6:30 पे चले तो 7:30 के लगभग कहीं मिलेंगे। इसके बाद बच जा रहा है प्लस, बच जा रहा है 1/6 घंटा और। तो 1/6 घंटे को आप मिनट में बदल लेंगे। कैसे? गुणे 60 कर देते हैं भाई। ठीक, तो गुणे 60 कीजिएगा तो 10 मिनट और आ जाएगा, यानी 1 घंटे 10 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब देखिए लड़का गलती कहां करता है? तुरंत 5 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। हमने इनको मिलाने का प्रयास यहां से यहां के बीच में किया है। और इस तरह का प्रश्न आपको भी कभी मिले तो सबसे पहला टारगेट जो पहले चला है उसको तब तक चला लीजिए जब तक दोनों चलना नहीं शुरू कर देते हैं, और जब दोनों चलना शुरू करते हैं उसी के बीच का गैप सिर्फ निकालिए, तब जाके ये प्रश्न आपसे बहुत आसानी से बनेगा और विद इन सेकेंड बनेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 की तरफ। किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% के, 25% का मान 5519 है, तो उस संख्या के 40% का मान बताइए। ठीक है, मान लिया संख्या x है, x का 80%, 75%, 66.66% और 25%। ठीक, ऐसे लिखे बराबर इतना। तो आप इसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा?
इतना 55,190, ठीक है। और लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या है कि उसका 40% कितना है, तो 55,190 का 40% कीजिएगा तो आ जाएगा 22,076, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगली प्रश्न संख्या 62 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, ठीक, एंगल BAC कितना है 40 डिग्री, तो कोण B पर बाह्य कोण का मान कितना होगा। अब इसमें प्रश्न में आपसे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहां पे त्रिभुज बनाया ही है, यहां भी एक बना देते हैं, कौन सी बड़ी काम है। एंगल BAC, ये वाला मान दिया हुआ है 40 और ये वाली भुजा बराबर है, तो हमें पता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ये 40 हो गया, टोटल 180 होता है, तो यानी 140 बचा, तो 70 ये हो गया, 70 ये हो गया। हमने इसको B माना, B पे बाह्य कोण पूछा, तो एक लाइन, एक सीधी रेखा 180 डिग्री के बराबर होती है, जिसमें 70 ये हो ही गया, तो 110 ये हुआ, आंसर 110 हो जाएगा आपका, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 63 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि A और B ने क्रमशः 3,20,000 और 4 लाख रुपए की साझेदारी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 1,08,000 रुपए के निवेश के साथ C ने इस व्यापार में साझेदारी की। 1 वर्ष बाद उन तीनों का जो लाभ है वो 79,200 रुपए है, ठीक है। तो तीनों का हिस्सा कितना कितना होगा, ठीक, यानी लाभ में तीनों की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं कि 1 साल तक, जब तक ये समय दे, 1 साल दे, 2 साल दे, 4 साल दे, 5 साल दे, ठीक, यानी कि व्यापार शुरू होने से अंत होने तक, यानी जब तक लाभ काउंट किया जा रहा है तब तक सबका अनुपात कितना 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 रहा, क्योंकि जिसका जैसा अनुपात रहेगा, जिसका जैसा शेयरिंग रहेगा, उसका वैसा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो यहां पे दिया है B 4 लाख रुपए लगाता है 12 महीने के लिए, पूरे साल रहता है ये साथ में, ठीक, तो हमने B का 4 लाख रुपए 12 महीने के लिए लगा दिया। फिर कह रहा है A 3,20,000 रुपए 12 महीने के लिए, हमने इसका भी लिख दिया कि ये 3,20,000 रुपए 12 महीने तक अपना इन्वेस्ट किया। C जो है वो 4 महीने बाद आता है और अंत तक रहता है, अंत तक यानी जब तक ये लोग रहते हैं 1 साल तक, ठीक। तो C 4 महीने बाद आया, यानी 8 ही महीने न रह पाएगा, और आपको यही 8 लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत लोग यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक, कि वही 4 महीने दिया हुआ है, तो वो 4 महीने बाद व्यापार में आ रहा है और लास्ट तक रुक रहा है, और व्यापार चल रहा है कुल 1 साल तक, तो ये 8 महीने तक व्यापार में रहा। तो 1,08,000 रुपए के साथ ये 8 महीने तक व्यापार में रहा। जब इसका आप अनुपात निकालिएगा तो आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक, आप इसको कैलकुलेट करते जाइएगा, आपका अनुपात पता चल जाएगा। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप कि ये 50 अनुपात में आएगा, ये 40 आएगा और ये 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो B का अनुपात आया 50, A का आया 40 और C का आया 9, जो यहां मैंने लिखा है। टोटल कितना यूनिट? तो टोटल है 99 यूनिट, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो 99 यूनिट पे हुआ है। क्लियर है? ठीक। अब इसमें तीनों का अनुपात पूछ दिया आपसे, तो 1 यूनिट का दाम पहले निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का दाम हो जाएगा 99 से भाग दीजिएगा 79,200 में, तो 1 यूनिट का दाम हो जाएगा 800 रुपए। बी का कितना यूनिट है? 50, तो 50 में 8 से गुणा कर दिए, बी का मान पता चल जाएगा। ए का कितना यूनिट है? 40, कितना? 40, तो 40 से 800 में भाग दे दीजिए, ये पता चल जाएगा। सी का कितना यूनिट है? 9, 800 में 9 से भाग दे दीजिए, तो ये तीनों का अपना अपना पैसा रहा। एक का ये हो गया, ठीक है, यानी एक को, यानी जो बी है उसको मिलेगा 40,000, ए को मिलेगा 32,000 और सी को मिलेगा 7200 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 64 की तरफ। ठीक, अगला प्रश्न है, एक टंकी को नल ए और बी द्वारा क्रमशः 6 और 3 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर है? हमने आपको पहले भी बताया कि चाहे टंकी भर रही हो या खाली हो रही हो, अगर पूरा का समय दिया है तो डायरेक्ट उसका एलसीएम निकालिए, टंकी की क्षमता पता चल जाएगी। ठीक, हमने वही किया, 6, 3 और 5 का एलसीएम निकाला, एलसीएम आता है 30। ये पता चल गया कि टंकी में पानी की क्षमता इतनी है, 30 यूनिट है। ठीक, अब 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 30 भरने में, अकेले करने में, यानी ए को अकेले 30 भरने में 6 घंटे लग रहे थे, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 5 यूनिट भरता होगा।
उसी तरीके से बी को अकेले भरने में 3 घंटा लगता था, यानी कि 1 घंटे में 10 यूनिट भरता होगा, ठीक। और सी को अकेले खाली करने में 5 घंटा लगता था, यानी 1 घंटे में 6 यूनिट पानी खाली होता होगा। और जो खाली कर रहा है उसको मैंने माइनस से दिखा दिया, जो भर रहा है उसको प्लस से दिखा दिया, ताकि पता भी चले कि कौन खाली करने वाली टंकी है, कौन भरने वाली टंकी है। अब एक बात, तीनों एक साथ खोले जाते हैं, तो तीनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो 1 घंटे में, ध्यान देंगे, 1 घंटे में ए और बी भर रहे हैं, जबकि सी सेम टाइम में खाली कर रहा है। तो ए और बी मिलके 15 भरेंगे। ये जो मैं निकालता हूं ना, जो ब्रैकेट में है, वो 1 घंटे का होता है, यूनिट काम हो रहा होता है, ठीक। तो एक बात बताइए कि 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना भरे होंगे, 10 और 5 15, जबकि सी कितना खाली कर दिया होगा, 6। यानी 1 घंटे बाद जब कोई टंकी में देखने जाएगा तो वो क्या देखेगा, सिर्फ टंकी में 9 यूनिट पानी भरा है। जो 30 यूनिट भरना था उसमें से 9 यूनिट भरा है। क्यों? क्योंकि भरा तो 15 था, लेकिन 6 निकल भी गया। तो इसका मतलब ये तो बात पता चल गया, टंकी भरेगा, भले देर से भरेगा, क्योंकि टंकी में 1 घंटे बाद पानी था। क्लियर है? टोटल कितना भरना है, 30। कितना भरना है, 30। और 1 घंटे भर कितना रहा है, 9। तो 30 में 9 से भाग दे दीजिए, 10/3 और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10/3 और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 65। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रूट के अंदर ये प्रश्न आपको दिए हुए हैं, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका मान कितना हो। तो ऐसे प्रश्न जब डेटा अलग अलग हो, इनको लास्ट से शुरू कीजिए सॉल्व करना। 144 का रूट हो जाएगा, 144 को अगर रूट से बाहर लाइएगा तो 12 हो जाएगा। 12 और 13 जोड़िएगा तो 25, 25 को बाहर लाइएगा 5 हो जाएगा। 5 और 284 जोड़िएगा तो 289 होगा। 289 को रूट से बाहर लाइएगा तो 17 होगा। 17 और ये हुआ -8, तो 17 में से -8 घटाएगा 9, और 9 को अगर रूट से बाहर कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 66 की तरफ। 66 प्रश्न है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित हो तो टावर की ऊंचाई कितनी है। अब ध्यान देंगे आप इस प्रश्न में, ठीक, कि ये जो हुआ हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, ये हुआ जो हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, और ये जो है प्लेटफॉर्म से 75√3 की दूरी पर 75√3 की दूरी पर टावर खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 75√3 की दूरी पर टावर खड़ा है। इस बात को वहीं हम भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। 75√3 की दूरी पे टावर खड़ा है। तो यहां से एक बात आप हमें बताएंगे कि इनके बीच का उन्नयन कोण कितना है। इनके बीच का उन्नयन कोण कितना है, क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री। अब देखिए, लेकिन टावर को आदमी देख कहां से रहा है, प्लेटफॉर्म पे से खड़ा हो गया। कहां से, प्लेटफॉर्म पे से खड़ा हो गया। तो ये वाली दूरी तो उसको दिखेगी नहीं। दिखेगा कितना, सिर्फ इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको। 1030 के माध्यम से ये एक हमको 1 मिल गया, ये 3 मिल गया, यानी कि हमको लंबाई और नीचे का जो बेस है आधार मिल गया। ठीक, अब एक बात बताइएगा आप हमें कि 1 मिल गया और 3 मिल गया, √3 मिल गया। ठीक है, और यही तो दूरी है, तो यहां जितनी दूरी की उतना ही यहां भी होगी। तो √3 का मान किसके बराबर हो गया, 75√3 के बराबर, यानी 1 किसके बराबर हो गया, 75। यानी यहां से यहां 1 है, तो 1 हो गया 75 के बराबर। और 18 मीटर पे खड़ा हो, 18 मीटर पहले से इसकी ऊंचाई है प्लेटफॉर्म की, यानी टोटल टावर इतना था। तो 75 और 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 67 की तरफ। ठीक है, तो 67 प्रश्न है कि 4,8,16 ऐसे ही 10वें पद का मान पूछ रहा है। आप एक चीज गेस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल में बढ़ रहा है। 4 में 2 से गुणा कीजिए 8, 8 में 2 से गुणा कीजिए 16, यानी एक समान डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई का है, न कि जोड़ का। अगर जोड़ का होता तो ये एपी में हो जाता है, ठीक है, और गुणा का है तो जीपी में हो जाएगा। यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो जीपी का लगेगा। ठीक, जीपी में हमसे पूछा क्या है, एनवा टर्म
क्योंकि 10वां टर्म पूछा है, टोटल 10 पद का योग नहीं पूछा है, 10वां पद क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए जीपी में nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि a r के पावर n माइनस वन, क्या होता है a r के पावर n माइनस वन। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो, जैसे वहां d होता था ना कॉमन डिफरेंस, उसी तरह से होता है कॉमन रेशियो। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब कॉमन रेशियो निकाला कैसे जाता है, तो जैसे इसमें दिया ना 4 8 16, तो मान लीजिए कि 4 को हमने मान लिया पहला पद, 8 को मान लिया दूसरा पद, 16 को मान लिया तीसरा पद। तो इसमें जो रेशियो निकाला जाता है दूसरा पद बटे पहला पद, यानी कि 8 बटे 4, यानी इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 4 का आ जाएगा। अब देखिए हमने a की जगह पे पहला पद हमारा कितना है 4, 4 रख दिया, ठीक। हमसे 8 बटे 4, तो हमारा रेशियो कितने का आ गया 2 का, तो r की जगह पे हमने 2 रख लिया। और n कौन सा पद पूछा है 10वां, तो 10 माइनस का 1 किया जब हमने कैलकुलेट, तो 4 गुणे 2 के पावर 9 आया, यानी 2048 आया हमारा उत्तर। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी मैंने कुछ चीजें लिख रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इससे एपी और जीपी से मिला के कुल 4 प्रश्न बहुत कॉमन है आपके एग्जाम के लिए। क्या कि एक पूछ देगा कि जीपी में nवां पद बताइए, तब तो आप a r के पावर n माइनस वन फॉर्मूला लगा लीजिएगा। कह देगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि जीपी में n पद तक, कुल n पद तक का योग बताइए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a r के पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये वाला। तो ये जीपी में 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से एपी में भी 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एपी में कह देगा कि कुल n पद का मान ज्ञात कीजिए, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पहले भी मैंने बताया ये आपको। और अगर कह देगा एपी में nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एपी कैसे पहचानते हैं, तो 2 4 6 8 10, यानी इनके बीच का गैप जो है उनको हमेशा जोड़िएगा तो 2 2 2 2, यानी सेम आएगा, ठीक। जबकि यही अगर जीपी में रहता है तो कैसे पहचानते, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 8 दिया होगा, यहाँ 16 दिया होगा, यहाँ 32, यानी ठीक। देखिए सब में 2 2 से गुणा होता आपको दिखेगा, ठीक। तो एक में गुणा होता दिखेगा तो जीपी है, अगर उसमें जुड़ता हुआ दिखेगा तो एपी है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 68 की तरफ। प्रश्न संख्या 68 है, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। बहुत लोग को इसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक, कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3 गुणे भुजा, तो √3 गुणे भुजा की आप कैलकुलेट करके आपका आंसर आपको यहाँ 9 पता चल गया। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक है। एक तरीका इसका और भी है, क्या कि आपको इतना तो बेसिक चीज पता होगा, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। जो यहाँ से आप लाइन गिराते हैं तो ये माध्यिका का भी काम करता है और 90 डिग्री पे भी गिरता है, ठीक। तो यहां से ये 6√3 है, आधा आधा पे बांट दिया तो 3√3 हो जाएगा, ठीक। अब आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना कि एक कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो वहां से भी आप कैलकुलेट किए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर पता चल जाएगा। जो लंब स्क्वायर होगा वही क्या होगा ऊंचाई होगा। तो वो भी एक तरीका आपके बनाने का, अगर आप समझ पा रहे हो तो, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद होगा उसी से आप ट्राई कर लेंगे। अगला प्रश्न है 69। प्रश्न है कि 2000 रुपए का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। हमसे 2000 रुपया दिया हुआ है कि 40% का इस पे इंटरेस्ट है, लेकिन हमसे कुल 3 वर्ष का नहीं, सिर्फ तीसरे वर्ष पे कितना ब्याज लगा होगा ये पूछ रहा है, ठीक। आपको एक पहले वर्ष पे पूछे, दूसरे वर्ष पे पूछे, तीसरे वर्ष पे पूछे, चौथे वर्ष पे पूछे, इसके लिए सबसे आसान तरीका है क्या, ये हम सभी वर्ष का अलग अलग निकालें, ठीक। तो ये रहा हमारा 2000 रुपया जिस पे 40% ब्याज लगा है। तो एक बात बताइए, 2000 का 40%, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल किया, आया आपको ओवरऑल 800 रुपया। यानी कि 2000 रुपये पे पहले वर्ष में 800 रुपया, फिर दूसरे वर्ष में भी 800 रुपया, और फिर तीसरे वर्ष में भी 800 रुपया ब्याज लगेगा, ठीक। और वैसे भी आपको पता है कि जो ब्याज है, ठीक, ये तो साधारण ब्याज भी, ये जो आपने निकाला ये साधारण ब्याज निकाला, 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये। अब आप कहेंगे सर पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया, साधारण ब्याज, इस पे साधारण ब्याज 2400 रुपया हो गया। ऐसा क्यों, कि मैंने पहले दिन बताया था
कि साधारण ब्याज वो होता है जो सिर्फ मूलधन पे लगता है, लेकिन ब्याज पर लगने वाला ब्याज अगर जुड़ जाए तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात बताइए कि इस 800 पे जो ब्याज लगा है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो तीसरे वर्ष में पूछा है। अब एक बात आप बताइए कि इस 800 पे ब्याज लगेगा, यहां पे दूसरे वर्ष में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 800 का जब आप 40% कीजिएगा तो आएगा 320। फिर इस 800 पे भी लगेगा क्योंकि हर ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इस 800 पे लगा तो इसका 320, ठीक। इस 320 पे भी 40% का ब्याज लगेगा तो 128। अब देखिए ये जो 320 है तो इस वाले ब्याज पे भी तो तीसरे वर्ष में ब्याज लगा होगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इसका भी अगर 40% कीजिएगा तो 320। और देखिए ये जो है, ये जो कुल है ये तीसरे साल का ब्याज है, ये जो है वो सिर्फ दूसरे साल का है, ये जो है वो सिर्फ पहले साल का है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बराबर होने का मेन वजह ये है क्योंकि उस समय तक सिर्फ और सिर्फ जो ब्याज लग रहा होता है वो मूलधन पर ही लग रहा होता है। उस समय तक कोई नया ब्याज बना नहीं होता, इसलिए ब्याज पर ब्याज लग नहीं पाता। तो आप जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1568 रुपए। आज का आखिरी प्रश्न है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति औसत स्कोर 52 है, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कुल कितने रन बनाए हैं। अब ध्यान दीजिए कि बल्लेबाज का 11वीं पारी तक औसत ये, तो टोटल 11वीं पारी तक कितना रन कह रहा है कि 12वीं पारी में जितना रन बनाया है उससे 13वीं पारी में 16 रन ज्यादा बनाया। तो हमने मान लिया कि 12वीं पारी में x रन बनाया होगा, तो 13वीं पारी में x + 16, ये टोटल 13 पारी हो गया। ये 11, ये 12वां पारी, ये 13वां पारी, ठीक। कह रहा है कि टोटल 13 पारियों का औसत रन 54 हो जाता है, ठीक है। औसत कितना हो जाता है? 54, यानी टोटल ये जो रन है वो 13 पारी का है, 13 से भाग दे देंगे तो 54 आना चाहिए, ठीक। और यहां से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान 57 होगा। ये था आज का सॉल्यूशन। इसमें कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप बेशक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उस प्रश्न को, या फिर उस प्रश्न के अलावे भी जो आपके प्रश्न होते हैं उनको भी, ठीक, चाहे वो मैथ्स के हो या रीजनिंग के हो, ठीक है। उनके सॉल्यूशन हम अवश्य आप तक देंगे, क्योंकि जितने भी लड़के भेजते हैं उन सभी लड़कों के प्रश्न का जवाब जरूर जाता है, ठीक। तो आप भी जुड़िए इस सीरीज से। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।